हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू IQ एग्ज़ाम ऑफिशियल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं टॉप 50 जीके जो बिहार एसएससी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इस वीडियो में हम टॉप 50 ट्रेंडिंग जीके देखने वाले हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बिहार एसएससी हो, यूपीएससी हो, डिफेंस, रेलवे या स्टेट लेवल की कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। 50 में से आपके कितने स्कोर आते हैं उसको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और किसी भी क्वेश्चन में आपका डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में आपको कुछ भी सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, ठीक है, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे विदेशों में भेजा था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, संघमित्रा। ठीक है, संघमित्रा को अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में भेजा था। कहाँ भेजा था? तो पहले हम इसके बारे में जान लेते हैं क्या है। संघमित्रा जो है ना, सम्राट संघमित्रा अशोक सम्राट की पुत्री है। ठीक है, अशोक सम्राट की पुत्री है संघमित्रा। ठीक है, जिसे बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है, संघमित्रा को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने हेतु श्रीलंका भेजा गया था। ठीक है, तो इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, क्वेश्चन था कि भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं। जयप्रकाश नारायण जो है भारत में दल रहित लोकतंत्र का जयप्रकाश नारायण, महात्मा गांधी, विनोबा भावे, MN रॉय आदि नेताओं ने जो है ना समर्थन किया था। ठीक है, दल रहित लोकतंत्र का। ठीक है, और लेकिन जो है ना जयप्रकाश नारायण इस अवधारणा को विकसित एवं प्रोत्साहित करने हेतु सर्वाधिक योगदान दिया था। ठीक है, तो इसीलिए जयप्रकाश नारायण को दल रहित लोकतंत्र का जो है ना प्रस्ताव रखा था। ठीक है, दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन 3 काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये काफ़ी बार एग्जाम में आ चुके हैं। क्वेश्चन 3 क्या है कि ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, राजा नरसिंहदेव। ठीक है, राजा नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, याद रखना है क्या, ओडिशा के कोणार्क मंदिर के निर्माता हैं राजा नरसिंहदेव प्रथम। ठीक है, चलिए हम इनके बारे में देख लेते हैं। राजवंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम द्वारा लगभग 1250 ईस्वी में कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण कराया गया था। ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्या, कोणार्क सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और ये मंदिर जो है यूनेस्को की सूची में शामिल एक विश्व धरोहर स्थल है, तो ये इनको भी याद रखना है। ये सारे जो पॉइंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इनको याद रखना है और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। ठीक है, और 50 में से आपके कितने स्कोर आते हैं इसको आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, और वीडियो आपको कैसी लगी इसको अपना फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है क्या बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर उर्दू हो जाएगा। ठीक है, बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू है और बिहार की प्रथम राजभाषा हिंदी है, इनको भी याद रखना है। उर्दू को जो है ना उर्दू को जो है 1984 में, ठीक है, उर्दू को 1984 में बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। 1984 याद रखना है। बिहार की जो द्वितीय राजभाषा उर्दू है उन्हें 1984 में बिहार की द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है। बिहार में उर्दू भाषा का आरंभ जो हुआ था
बिहार में उर्दू भाषा का आरंभ 12वीं शताब्दी से हुआ था। इनको भी याद रखना है। ये सारे पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद, ऑप्शन 2 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा गुरु हरगोविंद। ठीक है, गुरु हरगोविंद ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। ठीक है, और सिख के 5वें गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के पुत्र थे गुरु हरगोविंद। ठीक है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है क्या कि बेडिया नामक जनजाति, ठीक है, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है? मुंगेर है, नालंदा है, छपरा है, वैशाली है। ठीक है, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाए जाते हैं, तो इसको बताना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुंगेर। ठीक है, मुंगेर में जो है ना बेडिया नामक जनजाति पाई जाती है। ठीक है, ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है क्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। ठीक है, बताना है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 500। ठीक है, 500 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, संविधान के अनुसार किसी भी संविधान सभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट क्या था कि संविधान के अनुसार किसी भी विधानसभा में 500 से अधिक और 60 से कम सदस्य नहीं हो सकते हैं। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। कौन कौन? जैसे गोवा राज्य में है 40 सदस्य हैं, सिक्किम में 32 सदस्य हैं, मिजोरम में 40 सदस्य हैं। ये इनके अपवाद हैं। ठीक है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि भारत में अत्यंत दीर्घ दिन, ठीक है, भारत में अत्यंत दीर्घ दिन कब होता है। ठीक है, ये बताना है। भारत में अत्यंत दीर्घ दिन मतलब लंबा दिन कब होता है इनमें से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 21 जून। ठीक है, 21 जून इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी सबसे प्रत्यक्ष होती है, जिससे किसी अन्य दिन की तुलना में दिन अधिक लंबा हो जाता है। ठीक है, 21 जून को जो है ना उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की रोशनी प्रत्यक्ष पड़ती है, जिससे अन्य दिन की तुलना में जो है ना दिन लंबा हो जाता है। इनको याद रखना है। उसके बाद जो है ना 21 जून के बाद सूर्य की रोशनी जो है दक्षिणावर्त हो जाती है, दक्षिणायन हो जाती है, और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इनकी याद रखना है क्या? 21 जून को भारत में सबसे लंबा दिन और 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है कि शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, शिव समुद्रम जलप्रपात, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन क्या है कि कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। ठीक है, क्वेश्चन था कि शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा कावेरी। ठीक है, कावेरी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात की जो ऊंचाई है 90 मीटर है। इस जलप्रपात का उपयोग जो है ना, इस जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जलप्रपात का उपयोग जल विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है, और ये कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। ठीक है, कावेरी नदी के मार्ग में पाया जाता है। कावेरी नदी कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है, इनको याद रखना है। कावेरी नदी जो है कर्नाटक में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है,
भगत सिंह इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि भारत का अमर राष्ट्रगीत, ठीक है, भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम को डैश ने लिखा है। ठीक है, क्वेश्चन है भारत का अमर राष्ट्रगीत वंदे मातरम, ठीक है, वंदे मातरम को डैश ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वंदे मातरम किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है, बताना है इनमें से कि भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वट यानी बरगद। ठीक है, बरगद का जो वैज्ञानिक नाम होता है फाइकस बेंगालिसिस होता है और ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। ठीक है, बरगद को जो है ना 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, बरगद को 1950 में भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से किसने 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी, ठीक है, उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से किसने 1506 ईस्वी में नई आगरा बसाकर उसे अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। ठीक है, बताना इनमें से कि सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन, ठीक है, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश याद रखना है। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, यानी इसरो द्वारा संचालित एक रॉकेट परीक्षण केंद्र है। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि काला रंग, ठीक है, काला रंग जो है, काला रंग का ध्वज ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है। इनमें से बताना है कि ब्लैक फ्लैग क्या दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध। ठीक है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा विरोध को दर्शाता है। ब्लैक फ्लैग जो रहता है वो विरोध को दर्शाता है। ठीक है, जैसे चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। काला झंडा जो होता है, काला झंडा विरोध को दर्शाता है। ठीक है, काला झंडा विरोध को दर्शाता है। सफ़ेद झंडा जो होता है शांति का प्रतीक होता है, सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक होता है, याद रखना है। लाल झंडा युद्ध का प्रतीक होता है। नीला झंडा बहादुरी और सतर्कता को दर्शाता है। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सफ़ेद झंडा शांति को दर्शाता है, लाल झंडा युद्ध को दर्शाता है और नीला झंडा बहादुरी और सतर्कता को दर्शाता है और काला झंडा जो है विरोध को दर्शाता है, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन, ठीक है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन यानी एयरफोर्स, ठीक है, कहाँ स्थित है। स्कूल ऑफ ठीक है, स्कूल ऑफ एविएशन मेडिसिन, ठीक है, यानी एयरफोर्स कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है, बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। तो ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। स्कूल ऑफ एविएशन कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है कि अकबरी मस्जिद, ठीक है, अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है। ठीक है, बताना इनमें से कि अकबरी मस्जिद कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनेर में। ठीक है, मनेर में स्थित है अकबरी मस्जिद। ठीक है, मनेर पटना के नज़दीक मनेर में स्थित है। ठीक है, पटना के नज़दीक जो है ना मनेर में स्थित है अकबरी मस्जिद, याद रखना है।
पटना के नज़दीक मनेर में स्थित है अकबरी मस्जिद। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाबलेश्वर, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है। ठीक है, महाबलेश्वर कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है 1 से 50 तक के सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपको लास्ट में बताना है कि 50 में से आपके कितने सही हुए। ठीक है, आपके कितने स्कोर आए हैं 50 में से, तो बताना है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। तो महाबलेश्वर मंदिर कहाँ है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाबलेश्वर महाराष्ट्र के सितारा जिले में। ठीक है, महाबलेश्वर जो है महाराष्ट्र के सितारा जिले में स्थित है। ठीक है, यह सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित एक हिल स्टेशन है। ठीक है, महाबलेश्वर जो है ये एक हिल स्टेशन है। ठीक है, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित एक हिल स्टेशन है, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि डेमोक्रेसी, क्वेश्चन नंबर 19 से क्या है, डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। बताना है कि डेमोक्रेसी शब्द किस भाषा से उत्पन्न हुआ है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ग्रीक से। ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द जो है ग्रीक से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, डेमोक्रेसी, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। डेमोक्रेसी जो होता है, डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया, ठीक है, डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेटिक शब्द जो है ग्रीक भाषा के डेमोक्रेटिया से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है, डेमोक्रेटिया का अर्थ होता है जनता का शासन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि बिहार राज्य का गोपालगंज जिला, ठीक है, बिहार राज्य का जो है गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है, ये बताना है। ठीक है, बताना है क्या कि बिहार राज्य का गोपालगंज जिला किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सोहरा उत्पादन के लिए। ठीक है, सोहरा उत्पादन के लिए गोपालगंज जिला प्रसिद्ध है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। सोहरा उत्पादन जो होता है, सोहरा उत्पादन उत्तरी पश्चिमी बिहार के जिले, ठीक है, सोहरा उत्पादन उत्तरी पश्चिमी बिहार के जिले सारण, सिवान, गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली इत्यादि में होता है। ठीक है, और सोहरा का जो उपयोग होता है, सोहरा का उपयोग उर्वरक, कांच तथा बारूद बनाने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्या सोहरा का जो उपयोग होता है वह उर्वरक, कांच और तथा बारूद बनाने में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा पणजी, गोवा में। ठीक है, पणजी, गोवा में स्थित है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखना है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी कहाँ स्थित है, पणजी में। ठीक है, पणजी गोवा में स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत की राष्ट्रगीत की रचना किसने की। ठीक है, भारत की राष्ट्रगीत, ठीक है, राष्ट्रगीत की रचना किसने की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। और राष्ट्रगान जो है जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने किया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है राष्ट्रगान की रचना की थी जनगण मन। ठीक है, राष्ट्रगान जनगण मन की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। और राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि बाबर ने अपनी अनुभवों का वर्णन, ठीक है, अपने अनुभवों का वर्णन किसमें किया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 तुजुक-ए-बाबरी। ठीक है, तुजुक-ए-बाबरी में जो है बाबर ने अपनी अनुभवों का वर्णन किया है। ठीक है, याद रखना है बाबर ने अपने अनुभवों का वर्णन तुजुक-ए-बाबरी में किया है। ठीक है, याद रखना है ये बाबर द्वारा लिखित पुस्तक है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 है क्या, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। बताना है कि बिहार में जो है तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है बरौनी में। ठीक है, बरौनी में, बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना स्थित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है। ठीक है, ऑप्शन है कोलकाता, मुंबई, नई दिल्ली, गुवाहाटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है कि वार एंड पीस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 है वार एंड पीस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, बताना है क्या कि वार एंड पीस किसके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, पुस्तक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय द्वारा जो है ना 1868 में वार एंड पीस पुस्तक लिखी गई है। ठीक है, वार एंड पीस पुस्तक लियो टॉल्स्टॉय द्वारा 1868 में लिखी गई है। ठीक है, इनको याद रखना है। और वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है कि रात्रि के समय, ठीक है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह, ठीक है, कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। बताना कि आकाश में जो है रात्रि के समय कौन सा ग्रह लाल प्रतीत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंगल। ठीक है, मंगल जो है मंगल ग्रह को जो है लाल ग्रह भी कहा जाता है और ये रात्रि के समय जो है लाल प्रतीत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ठीक है, बताना है कि इनमें से जो है कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 जो है NH2 यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। NH1 की जो है NH1 की लंबाई 535 किलोमीटर है। ठीक है, और NH2 की लंबाई 1214 किलोमीटर है। NH3 की लंबाई 427 किलोमीटर है और NH4 की लंबाई 230 किलोमीटर है। ठीक है, NH2 जो है राष्ट्रीय राजमार्ग जो दिल्ली और कोलकाता मार्ग को संदर्भित करती है। ठीक है, NH2 जो है ना NH2 दिल्ली और कोलकाता मार्ग को संदर्भित करती है। ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तो इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटीज, ठीक है, अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 है अ थिंग ऑफ ब्यूटीज अ जॉय फॉर एवर पंक्तियाँ किसने लिखी है। बताना है कि इस पंक्ति को किसने लिखी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटीज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही आंसर है जॉन कीट्स। ठीक है, जॉन कीट्स जो है ना इस पंक्ति को लिखी है अ थिंग ऑफ ब्यूटीज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है कि म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था। ठीक है, बताना है कि क्वेश्चन नंबर 30 है कि म्यांमार का पूर्वकालीन नाम क्या था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बर्मा। ठीक है, बर्मा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 है
कि ताजमहल की रूपरेखा यानी डिज़ाइन, ठीक है, ताजमहल की रूपरेखा यानी डिज़ाइन किसके द्वारा बनाई गई थी, ठीक है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, उस्ताद इसाद, ठीक है, उस्ताद इसाद द्वारा ताजमहल की रूपरेखा का डिज़ाइन किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि ताजमहल किसने बनवाया था, ये बताना है, ताजमहल किसने बनवाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 4, ठीक है, क्वेश्चन 4 आंसर ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, शाहजहां ने, ठीक है। और इसका डिज़ाइन किसने किया था, उस्ताद ईसा ने डिज़ाइन किया था, ये इनको भी याद रख। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्धारित अधिकतम आयु कितनी है, ठीक है, ये बताना है। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है उसके लिए अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ठीक है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी ऐसी कोई सीमा नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई सीमा नहीं है राष्ट्रपति के चुनाव के निर्धारण के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए कोई भी अधिकतम आयु सीमा निर्धारित नहीं है, याद रखना है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित के योग्य नहीं माना जाएगा जब तक कि वह 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, जब तक कि वह 35 वर्ष की आयु और लोकसभा का चुनाव लड़ने की योग्यता प्राप्त ना कर ले, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु संविधान में किसी प्रकार की अधिकतम आयु का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, ठीक है, बताना है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप में कौन जाना जाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेल, ठीक है, कोई ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है को बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है एक अखंड भारत का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया। इसी संदर्भ में इनकी तुलना जर्मनी के ओटो वॉन स्मार्क से की जाती है, ठीक है। इसलिए इसकी तुलना जो है पटेल की तुलना जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जर्मनी के ओटो वॉन बिस्मार्क से की जाती है, क्योंकि इसे अखंड भारत के निर्माण का कार्य सौंपा गया था, ठीक है। बिस्मार्क ने 1860 में, वो जर्मनी के जो बिस्मार्क थे ओटो वॉन बिस्मार्क ने 1860 में जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान यानी भूमिका निभाई थी, ठीक है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि रामायण, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 है रामायण डैश द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, ठीक है, बताना है कि रामायण जो है रामायण किसके द्वारा लिखित एक महाकाव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, ठीक है, ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाल्मीकि, ठीक है, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण जो है वाल्मीकि द्वारा लिखित एक महाकाव्य है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि IRDP, ठीक है, IRDP किसके द्वारा प्रारंभ की गई, बताना है कि IRDP किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा छठी पंचवर्ष योजना के तहत, ठीक है, छठी पंचवर्ष योजना के तहत IRDP प्रारंभ की गई थी। IRDP का फुल फॉर्म हो जाता है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। IRDP योजना के तहत जो ना इसका उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना, ठीक है। IRDP
योजना का मुख्य उद्देश्य था ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करना, तो इनको भी याद रखना है। और ये IRDP का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम में आ सकता है IRDP का फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि वेदांगों की संख्या बताएं, ठीक है। वेदांगों की संख्या बताना है कि कितनी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा 6, ठीक है। वेदांगों की संख्या 6 है, जिसमें से कौन कौन सा है? शिक्षा है, कल्प है, व्याकरण है, निरुक्त है, छंद है और ज्योतिष है। ये कुल 6 है वेदांग, ठीक है। इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली जो है, मैथिली वृहत रूप से किस देश के भाग में बोली जाती है, ठीक है। देश के किस भाग में बोली जाती है ये बताना है। मैथिली जो वृहत रूप से देश के किस भाग में बोली जाती है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार में, ठीक है। मैथिली जो है ना बिहार में सर्वाधिक रूप से बोली जाती है, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट है कि मैथिली जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है, ठीक है। मैथिली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है और वर्ष 2013 में, ठीक है, वर्ष 2013 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई भाषा मैथिली वृहत रूप से नेपाल, उत्तरी बिहार में बोली जाती है, ठीक है। इस भाषा क्षेत्र को जो है ना, ये जो भाषा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को हम मिथिलांचल भी कहा जाता है, ठीक है। इस भाषा क्षेत्र को मिथिलांचल भी कहा जाता है, इनको भी याद रखना है। ये सारे पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है बताना है। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोरैया, ठीक है। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा गोरैया, ठीक है। बिहार का राजकीय पक्षी है गोरैया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है बताना है कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान एक टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। बांदीपुर जो है, बांदीपुर उद्यान एक टाइगर रिजर्व और राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। यह उद्यान कर्नाटक के जो है ना चामराजनगर, ठीक है, चामराजनगर में स्थित है, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक के चामराजनगर में स्थित है। इसकी स्थापना, ठीक है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना हुई थी वह 1975 में की गई थी, ठीक है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1975 में की गई थी, 1974 में, ठीक है। 1974 में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी, तो इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि नवगठित राज्य तेलंगाना, ठीक है, नवगठित राज्य तेलंगाना का अस्तित्व किस राज्य के विभाजन से होने को है, ठीक है। बताना है कि तेलंगाना राज्य का जो विभाजन हुआ था किससे हुआ था ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश जो है ना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य से विभाजित हुआ है, ठीक है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी और राजधानी हैदराबाद रखने का प्रस्ताव है, ठीक है। तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना की भी राजधानी हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी हैदराबाद रखने का प्रस्ताव है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 है कि हड़प्पा स्थल डैश नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। ठीक है, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ऑप्शन 4 उस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रावी नदी। ठीक है, हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, हड़प्पा जो है पाकिस्तान के, हड़प्पा जो है ना, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है। ठीक है, इसकी खोज जो है, इसकी खोज 1921 में, ठीक है, 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, हड़प्पा पाकिस्तान के मोंटगोमरी पंजाब में स्थित है और इसकी खोज हुई है 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हुई है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 है कि मालगुडी डेज, ठीक है, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक, मालगुडी डेज नामक प्रसिद्ध पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है। ठीक, बताना है कि मालगुडी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है इनमें से। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 R.K. नारायण। ठीक है, R.K. नारायण जो है मालगुडी डेज नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 है कि बिहार राज्य के वह मुख्यमंत्री जो सबसे कम अवधि तक इस पद पर रहे हैं, बताना है कि बिहार राज्य के उस मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिसकी अवधि सबसे कम है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, सतीश प्रसाद सिंह ऑप्शन 1। ठीक है, ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सतीश प्रसाद सिंह। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल जो है 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक था। ठीक है, बिहार में सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले हैं श्री कृष्ण सिंह। ठीक है, अधिकतम समय तक, ठीक है, मुख्यमंत्री पद पर रहने वाले हैं श्री कृष्ण सिंह। इसका कार्यकाल था 1946 से 1961, इनको भी याद रखना है, ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, सतीश प्रसाद सिंह का कार्यकाल था 28 जनवरी 1968 से 1 फरवरी 1968 तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन 45 है कि गांधी जी, ठीक है, गांधी जी का दांडी मार्च किसका हिस्सा था। ठीक है, बताना है कि इनमें से किसका हिस्सा दांडी मार्च, ठीक है, इसका हिस्सा था। तो इसका राइट आंसर है सविनय अवज्ञात आंदोलन। ठीक है, सविनय अवज्ञात क्वेश्चन ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञात आंदोलन। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। सविनय अवज्ञात आंदोलन 12 मार्च 1930 को, ठीक है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी। ठीक है, 12 मार्च याद रखना है, 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा शुरू की गई थी, जिसे नमक यात्रा या नमक सत्याग्रह के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, 12 मार्च 1930 को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 है कि भारत में कभी कभी हरित मंत्रालय कहा जाने वाला मंत्रालय कौन सा है, बताना है इनमें से कि किसे हरित मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है, ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण एवं वन। ठीक है, पर्यावरण वन जो मंत्रालय है इसे हम कभी हरित मंत्रालय के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को हरित मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता है, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है कि किस राज्य में अमा जंगल योजना, ठीक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस राज्य में अमा जंगल योजना, ठीक है, अमा जंगल योजना यानी मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, बताना है कि किस राज्य में अमा जंगल योजना या मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जो कि राज्य में वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चेष्टा है। ठीक है, वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए चेष्टा है, इनमें से कौन इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा राज्य में जो है
उड़ीसा राज्य में आमा जंगल योजना प्रारंभ की गई है, मेरी जंगल योजना प्रारंभ की गई, जिससे जो है ना वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक चेष्टा है। ठीक है, वन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक चेष्टा है, तो इनको याद रखना है। चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। राज्य में जंगल को सुरक्षित करने के लिए ओडिशा सरकार ने जनवरी 2014 में, ठीक है, वृहद रूप से आमा जंगल योजना, ठीक है, लागू करने का निर्णय लिया है। ठीक है, आमा जंगल योजना स्कीम यानी मेरी जंगल योजना पुनर्स्थापन, धारणीय प्रबंधन में सहभागिता, ठीक है, को मंजूरी करना और वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। ठीक है, वन प्रबंधन को बढ़ावा देना है, ये उड़ीसा सरकार का काम है। ठीक है, ओडिशा यानी ओडिशा सरकार का काम है। ठीक है, इसने 2014 में आमा जंगल योजना लागू की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 48। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 है द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक, ठीक है, किसके द्वारा लिखी गई है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। ठीक है, बताना राइट आंसर हो जाएगा R.K. नारायण। यहाँ देखिए ऑप्शन कैसे दिया, A.R. नारायण। नारायण देख के नहीं मरना है, पूरा नाम देखना है R.K. नारायण, तब इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि द स्टोरी ऑफ मालगुडी डेज नामक पुस्तक R.K. नारायण ने लिखी है। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। मालगुडी डेज का प्रकाशन जो है 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा, ठीक है, मालगुडी डेज का प्रकाशन 1943 में इंडियन थॉट पब्लिकेशन द्वारा किया गया था। ठीक है, इस पुस्तक में 19 कहानियाँ हैं जो दक्षिण भारत में स्थित मालगुडी शहर से संबंधित व काल्पनिक तथ्यों पर आधारित है। ठीक है, को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है? ठीक है, ऑप्शन है फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी, कबड्डी। ठीक है, बताना है कि खिलाड़ियों को रणजी ट्रॉफी किस खेल में दी जाती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्रिकेट में। ठीक है, क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी दी जाती है। ठीक है, क्रिकेट खेल में रणजी ट्रॉफी जाती है। प्रथम रणजी टूर्नामेंट जो है 1934 में आयोजित किया गया था। ठीक है, याद रखना है, प्रथम जो है रणजी ट्रॉफी टूर्नामेंट 1934 में, ठीक है, 1934 में आयोजित की गई थी। ठीक है, इनको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है और ये लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी एवं अनुसंधान संस्थान, ठीक है, कहाँ स्थित है? ठीक है, बताना है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैसूर में। ठीक है, ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मैसूर में। ठीक है, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी और अनुसंधान संस्थान की स्थापना कर्नाटक के प्रमुख शहर, ठीक है, कर्नाटक के प्रमुख शहर मैसूर में 1950 में की गई थी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको याद रखना है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतना है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। आपको बताना है 50 में से आपका कितना स्कोर आया। ठीक है, और हमारे चैनल पहली बार विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो का PDF टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।